तो चलिए आज बात करते हैं अनीस जंग की लॉस्ट स्प्रिंग से निकली साहिब की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन लाखों बच्चों की है जिनका बचपन गरीबी में कहीं खो जाता है। ये एक दिल छू लेने वाला सफर है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी बात से। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। सोचिए, ये शब्द हमें सीधा उस दुनिया में ले जाते हैं जहां साहिब रहता है। एक छोटा सा लड़का, कूड़ा बीनने वाला, जिसके लिए 1 रुपया किसी खजाने से कम नहीं है। बस ये एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी की उम्मीद और मजबूरी दोनों को दिखा देती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम चलेंगे साहिब की दुनिया में, मतलब दिल्ली के बाहर बसे सीमापुरी की उन गलियों में जहां साहिब जैसे कई बच्चों का बचपन बीत रहा है। हर सुबह लेखिका की नज़र साहिब पर पड़ती है। एक छोटा सा लड़का जो आस पड़ोस के कूड़े के ढेरों में कुछ तलाश रहा होता है। उसकी आंखें सोना ढूंढ रही होती हैं। अब ये सोना असली वाला सोना नहीं, बल्कि शायद कोई सिक्का या कोई फेंकी हुई चीज जो उसके लिए बहुत कीमती हो। तो साहिब यहाँ का है नहीं। उसका परिवार वो तो बांग्लादेश के हरे भरे खेतों से आया है। उसकी माँ को आज भी वो तूफान याद हैं जिन्होंने सिर्फ उनके घर ही नहीं बल्कि उनके सारे सपनों को भी बहा दिया था। और इसी वजह से वो लोग दिल्ली की इस बेनाम सी बस्ती में आके बस गए। सीमापुरी में जिंदगी का मतलब ही है कुछ भी पक्का नहीं होना। यहां आपकी पहचान किसी आधार कार्ड या वोटर आईडी से नहीं बल्कि एक राशन कार्ड से होती है। एक ऐसा कार्ड जो आपको वोट देने का अधिकार देता है और बदले में अनाज, बस। और सच भी है, जब पेट ही खाली हो तो पहचान का क्या ही करेंगे। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वादे और गरीबी। यहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ वादे बस किए जाते हैं पर कभी पूरे नहीं होते, और गरीबी वो हमेशा की तरह बनी रहती है। एक दिन लेखिका साहिब से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछती हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? और ये एक सवाल ही उन दोनों की अलग अलग दुनिया के बीच की खाई को दिखा देता है। एक तरफ वो दुनिया जहां स्कूल जाना रोज की बात है, और दूसरी तरफ साहिब की दुनिया जहां ये एक सपने जैसा है। और साहिब का जवाब देखिए, कितना सीधा और सच्चा है। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सच्चाई है। और ये सुनकर लेखिका मजाक में कह देती हैं कि वो एक स्कूल शुरू करेंगी। बाद में जब साहिब उनसे पूछता है कि क्या स्कूल तैयार है, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उनके लिए तो वो बस एक पल की बात थी, लेकिन साहिब के लिए वो एक उम्मीद की किरण बन गई थी। और यही एहसास उन्हें अंदर तक कचोटता है। साहिब अकेला नहीं है। लेखिका उसे और उसके दोस्तों को नंगे पैर वाले लड़कों की सेना कहती हैं। वो सुबह सुबह चिड़ियों की तरह झुंड में आते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। जमीन पर उनके नंगे पैरों के निशान जैसे उनकी गरीबी की कहानी लिख रहे हों। जब उनसे पूछा जाता है कि जूते क्यों नहीं पहने, तो सबके पास अपने अपने बहाने तैयार हैं। कोई कहता है, अरे मेरी माँ ने शेल्फ से उतारे ही नहीं। तो कोई कहता है, ये तो हमारी परंपरा है। असल में ये सब बस अपनी गरीबी को छुपाने की मासूम सी कोशिशें हैं। लेकिन लेखिका जानती हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये कोई परंपरा या रीति रिवाज नहीं है। ये तो बस उस गरीबी को छुपाने का एक बहाना है जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, जब कूड़ा सोना हो। चलिए अब उस अजीब सी सच्चाई को समझते हैं कि कैसे जो चीज किसी के लिए सिर्फ कचरा है वो किसी और के लिए सोना बन जाती है। तो कुछ मुलाकातों के बाद लेखिका को साहिब का पूरा नाम पता चलता है, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उसका पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया का मालिक, यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब आप सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये। जिसके नाम का मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी, वो अपना पूरा दिन कूड़े के ढेरों में गुजारता है। ये बात सच में दिल दहला देने वाली है। और इस कूड़े का मतलब भी सबके लिए अलग अलग है। बच्चों के लिए ये एक खजाने की खोज जैसा है, जिसमें कभी 1 रुपया मिल गया तो कभी कोई टूटी फूटी चीज। लेकिन उनके बड़ों के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने का जरिया है, उनकी रोज की रोटी, उनका सोना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। अब वो अपना मालिक नहीं रहा। यहां हम देखेंगे कि कैसे हालात बदलने पर साहिब कुछ ऐसा खो देता है जो शायद पैसों से भी ज्यादा कीमती था। एक दिन लेखिका साहिब को एक क्लब के बाहर से टेनिस का खेल देखते हुए पाती हैं।
उसने किसी के फेंके हुए जूते पहने हैं, तो एक तरह से उसका एक सपना तो पूरा हो गया। लेकिन वो टेनिस का खेल, वो उस दुनिया का प्रतीक है जो उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। लेकिन फिर साहेब की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। अब वो कूड़ा बीनने वाला नहीं रहा, अब वो एक कर्मचारी है। क्या मिलता है उसे? 800 रुपये महीना और तीनों वक्त का खाना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, एक पक्की नौकरी, पक्की तनख्वाह, खाने की कोई चिंता नहीं। लेकिन असली फर्क इन चीजों में है। जब वो कूड़ा बीनता था तो उसके कंधे पर प्लास्टिक का एक थैला होता था, हल्का और उसका अपना। अब उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है, जो भारी भी है और किसी और का है। उसके बेफिक्र अंदाज की जगह अब खोई हुई आजादी ने ले ली है। लेखिका साफ देख सकती हैं कि वो स्टील का कनस्तर उसके पुराने थैले से ज्यादा भारी है। ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी का बोझ है, गुलामी का बोझ है। साहिब के चेहरे से वो बेफिक्री, वो चमक गायब हो चुकी है। और कहानी यहीं खत्म होती है, एक बहुत ही चुभते हुए सच के साथ। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या 800 रुपए और खाने के बदले उसने अपनी आज़ादी खो दी? क्या ये सौदा सही था? और आखिर उसके उस चोरी हुए बचपन की असली कीमत क्या थी?